हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के लिए वीडियो नंबर 3 देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग वीडियो नंबर 3 की ओर आ चुके हैं। और मैं बता दूं, आज हम लोग का ये लास्ट हो जाएगा। आज हम लोग का ये चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय देर किए, मतलब बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। यानी उस पदार्थ का नाम हमें बताना है। यानी वो पदार्थ का नाम क्या है जो बिना ज्वाला के जलता है। तो बताइए वो पदार्थ का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया रहा मोमबत्ती। मोमबत्ती, दिवाली का दिन आ रहा है लेकिन ये होगा नहीं। अच्छा, ये नहीं होगा। ओके, किरोसिन नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा, कोयला, हाँ कोयला होगा। बहुत अच्छा। यानी याद रखिएगा कि वह पदार्थ का नाम कोयला है जो बिना ज्वाला के जलता है। याद रहेगा ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि एक सिल्वर नाइट्रेट ले लेना है। क्या ले लेना है? सिल्वर नाइट्रेट। अब उस सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन ले लेना है। ठीक है, वहीं बोला है सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में कॉपर डालने पर, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर, मान लीजिए एक सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें हमने कॉपर डाल दिया, तो ये बताना है कि कौन सा धातु की प्राप्ति होगा। अब यहाँ पर कौन सी धातु की प्राप्ति होना का मतलब ये है कि कौन सा धातु उस विलयन से विस्थापित हो जाएगा। अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर डालता हूँ तो कॉपर विस्थापित होगा कि सिल्वर विस्थापित होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए हम चेक करते हैं ऑप्शन में क्या क्या बोला है इन्होंने। लोहा तो होगा नहीं, क्योंकि जब बात दो छोटे का चल रहा है तो बड़ा हाजिर नहीं होना चाहिए। तो देखिए बड़ा है ही, इसलिए नहीं रहेगा। ओके, अच्छा ये नहीं रहेगा। अब ये बच्चा कॉपर और सिल्वर, तो क्या इनमें से कौन होगा ये हमें समझना है। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर, देखते हैं सिल्वर। अच्छा, बी कॉपर। ओके, समझते हैं। इधर मैंने हाल ही फिलहाल में सक्रियता श्रेणी पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जो कॉपर धातु है वो सिल्वर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। अब अधिक क्रियाशील है तो ये क्या करेगा? सिल्वर को भगा देगा। यानी कि जो सिल्वर नाम की जो धातु है वो विस्थापित हो जाएगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर सिल्वर धातु की प्राप्ति होती है। सिल्वर धातु की प्राप्ति होती है। याद रहेगा, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ सीखिए इस तरीके से ताकि आपको पूरा नज़रिया बदल जाए। ओके, चलिए आप देखते हैं थर्ड नंबर देखने से पहले दोस्त, ये हम लोग आज मतलब बोल सकते हैं कि जो आज लास्ट क्लास है चैप्टर नंबर 1 के लिए ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल से हम चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव अपलोड करना शुरू करेंगे। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से ये कौन है? दहन अभिक्रिया है। बताना है निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। ओके, बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है उबलता हुआ जल। अच्छा, बी में बोला है पेट्रोल का जलना। अच्छा, सी में बोला है मोम का पिघलना। ओके, दिवाली का दिन आ रहा है नहीं। अच्छा, अब देखना है क्या होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में बोला है उबलता हुआ जल, ये होगा क्या? आंसर है नो। पेट्रोल का जलना होगा क्या? नहीं। तो होगा कौन? तो मोमबत्ती का पिघलना एक दहन अभिक्रिया है। यानी क्या से याद रखिएगा, निम्न में से कौन दहन अभिक्रिया है? तो आंसर है मोमबत्ती का पिघलना एक दहन अभिक्रिया है। याद रहेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में बोला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आप पढ़े हैं ना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में डॉट होता है। यानी कि क्या होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है प्रकाश का अवशोषण। नो। बी में प्रकाश का उत्सर्जन। अच्छा, देखते हैं, मतलब प्रकाश का अवशोषण भी हो सकता है। अभी हमने बात किया कि होगा कि नहीं होगा, अभी हम लोग ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या होगा हम तुरंत बताते हैं। दूसरा प्रकाश का उत्सर्जन, सी में बोला है ए एंड बी और डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो दोस्त होगा नहीं, इतना याद रखिएगा। अब ये भी नहीं होगा, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। अब जब प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी तो बी इंक्लूड है। तो जब बी इंक्लूड है तो खत्म, क्योंकि हर बार मैं कहता हूँ भीड़ दूर कीजिए। अच्छा, तो बचा कौन? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यानी याद से याद रखिएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में
प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। फिर से, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। डन। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है खाना बनाने में, आप लोग देखते हैं ना खाना वाना बनाया जाता है आपके घर में, या नहीं बनाएंगे खाना तो जिंदा कैसा रहेगा सब। तो खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? यानी जो घरों में खाना बनाया जाता है तो उसके जो प्रयुक्त जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है उसका मुख्य अवयव क्या है, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है प्रोपेन। प्रोपेन ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीथेन सोचते हैं, ब्यूटेन ये भी सोचते हैं, एथेन नहीं, एथेन नहीं। तो बचा दो, मीथेन और ब्यूटेन। तो पता है बहुत लोग मीथेन मारता है, तो आज से याद रखिएगा खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। याद रहेगा ना? तो चलिए फटाफट पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा हूँ, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके दोस्त, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। 6 नंबर में बोला है जिस न्यूनतम ताप पर, मान लीजिए एक ताप है और वो ताप जो है ना न्यूनतम तापमान है, तो जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, इन्होंने ये हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में ये बोला गया है द्रवणांक। तो द्रवणांक होता है? नहीं होता है। अच्छा, क्वथनांक ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों भाई भाई है, द्रवणांक और क्वथनांक, है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी ज्वलन ताप। तो आंसर है यस, यह हमारा सही जवाब होगा। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है तो उसे कहते हैं ज्वलन ताप। उस पदार्थ का ज्वलन ताप। क्यों? क्योंकि अलग अलग पदार्थों का जो ज्वलन ताप होता है वो अलग अलग होता है, यू नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में बोला है जल का वैद्युत अपघटन करने पर, मान लीजिए जल ले लिया और जल का मैं क्या कर रहा हूँ, तो आंसर है वैद्युत अपघटन कर रहा हूँ। तो जब मैं जल का वैद्युत अपघटन कर रहा हूँ तो उसमें से मुक्त होने वाला जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि आपको पता है जब हम जल को विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो टूट जाता है, तो जो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो एक निश्चित अनुपात में टूटता है, और उस अनुपात की वैल्यू क्या होती है इन्होंने हमसे पूछा है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1:2। 1:2 किधर गया? नहीं, वो नहीं हो सकता। अच्छा, सी में है 3:2। बहुत लोग सोच रहे बी गए नहीं कि सी में कोई सा ABCD नहीं आता इनको, है ना। तो दोस्त इसलिए क्योंकि आपको समझ आ गया होगा, तो सी नंबर में होगा 3:2 और डी नंबर में होगा 2:3। तो ये बोला है, तो आंसर है कि ये 2:3 तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जो हमारा जल है उसका सूत्र होता है H2O। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का 2 अनुपात निकल रहा है और ऑक्सीजन का 1, यानी कि 2:1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए मैंने बी भूल गया था, है ना, ताकि बाद में इसको याद दिलाऊं आपको। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में क्या बोला है इन्होंने? 8 नंबर में बोला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त, निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी वो उस पदार्थ का नाम बताना है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली जो फिल्म होता है उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर। नहीं, सिल्वर नाइट्रेट। नहीं, ये फिर हमारा सिल्वर बोल सकते, डाई सिल्वर ऑक्सीजन, है ना, या डाई सिल्वर ऑक्साइड, इसका उपयोग नहीं। तो बचा कौन? सिल्वर ब्रोमाइड। यानी यहाँ से याद रखिएगा कि वो सिल्वर ब्रोमाइड नाम का पदार्थ है, मतलब जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर कितना, तो 9 नंबर में क्या बोला है? कौन सा अभिक्रिया जो मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, मतलब है, ये हमें बताना है। तो आपको पता होगा, उम्मीद है कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, और अगर नहीं पता है अपने कॉपी में जाकर खोलिएगा, लिखवाया हूँ मैं, और या फिर आपके और कोई भी टीचर्स लिखवाए होंगे तो आप देख सकते हैं जाकर के कि रिडॉक्स अभिक्रिया बेसिकली क्या है। तो बताना है कि निम्न में से कौन है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो होगा नहीं। रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो। तो यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी। यानी याद रखिएगा दोस्त, कभी कभी नॉन ऑफ दिस भी हो जाता है, यानी कि इसमें से कोई अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया
नहीं है। हाँ, अगर केवल एक पूछता तो शायद होता, बट दोनों पूछा है यानी कि रेडॉक्स पूछा है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, यानी उस यौगिक का नाम हमें बताना है जो सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है ना। तो मतलब ए नंबर में बोला है सोडियम ब्रोमाइड, बी नंबर में बोला सिल्वर ब्रोमाइड, सी नंबर में बोला है पोटेशियम ब्रोमाइड, और डी में बोला, दिखाई दे रहा है ना, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी याद से याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड नाम का एक ऐसा पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। डन। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करिए, और अगर आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी दोस्त आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम दोस्त चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमने पीछे वाले वीडियो में भी अपलोड किया है, तो उसको भी अलग मेथड से मैंने बताया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक और तरीक़ा से क्वेश्चन को लिख दिया जाए, ताकि कि बहुत लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बोला, सुनिएगा। मतलब कह रहा है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, यानी बताना है कि जो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैं पीछे वाला में भी लिखवाया था, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके, लेकिन इसमें मैं कुछ अलग टाइप का मतलब दिया हूँ उदाहरण, तो मतलब एग्जाम्पल, और उसका ऑप्शन तो आप देख सकते हैं। और अगर वो ऑप्शन में आया तो आपको वो मारना है, और अगर ये आ रहा है तो ये मारना है। ठीक है, दोनों साथ में कभी नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। भले मिस्टेक से शायद उसमें लिखा गया हो, बात अलग है, लेकिन दोनों साथ में कभी आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में समझिएगा, ऑक्सीकरण, अवकरण, संयोजन, विघटन। तो आपको अच्छा से पता है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चूना पत्थर यानी CaCO3 को गर्म करने पर चूना और CO2 गैस की प्राप्ति होती है। तो हमें बताना है कि वह अभिक्रिया कौन सी है। यानी मान लीजिए चूना पत्थर को हमने गर्म किया तो मेरे को क्या क्या प्राप्त हुआ, चूना प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। तो बताना है कि जो ऐसा करने पर जो रिएक्शन हुआ इस तरीके का मिला, तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी में बोला है अपघटन, ऑप्शन नंबर सी में बोला है संयोजन, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है अपक्षेपण। देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैंने पीछे वाले वीडियो में मतलब बताया था, बस अंतर इस बात का था कि उसमें ऐसा था कि हम मतलब क्वेश्चन को हमने क्या लिखा था कि इक्वेशन का फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर वर्ड्स के फॉर्म में लिखा गया है। आपको अच्छे से पता होगा कि यह अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि टूट करके दो अलग अलग बनते हैं नए पदार्थ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। यानी मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा है तो उस अभिक्रिया में कुछ पदार्थ भाग लेते हैं, और ये पहला ही चैप्टर का पहले ही बात होता है। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो आंसर है क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। आप सबको ये बात पहले से ही पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी कण है, मतलब बताना है विकृत गंधिता जो होती है, आप समझते हैं ये क्या है, तो उसके लिए मेन रीज़न क्या है ये हमें बताना है। यानी व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इसका, यानी विकृत गंधिता। तो हमें बताना है किसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तेल अब्लिक वसा का ऑक्सीकरण, बी में दे रखा है खाद्य पदार्थों का विघटन, और सी में दे रखा है तेल का क्षरण। आपको अच्छे से बात पता है कि आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो विकृत गंधिता है उसके लिए जो उत्तरदायी है वो तेल या वसा का ऑक्सीकरण है, और इसके पीछे तो कोई दूसरा कारण नहीं है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। दोस्त एक और बात, अब मैं चाहता तो इस चैप्टर से हज़ारों ऑब्जेक्टिव लिखवा सकता था, बट मैं फालतू वाला ऑब्जेक्टिव क्यों लिखवाऊँ, है ना, कि जो एग्ज़ाम में ही नहीं आए। तो मैं वही ऑब्जेक्टिव लिखवाया हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो मेरा गेस है कि एग्ज़ाम में आएगा। और अगर आप मेरे पर विश्वास किए हैं तो मैं उस के अनुसार ही काम कर रहा हूँ कि ताकि पूरा क्वेश्चन टच करे।
और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, मार्क्स आए अच्छा। तो कहने का सीधा सा मतलब है, अब क्वेश्चन बहुत है इसमें, ऐसा नहीं कि और क्वेश्चन नहीं है, बहुत हज़ारों क्वेश्चन है, बट मैं उन सबको नहीं लिखवाया हूँ क्योंकि वो फालतू वाले हैं, मतलब आते नहीं है, वो क्वेश्चन कभी नहीं आया है और नहीं आएगा। तो इस चैप्टर से इतना ही रखेंगे और हम लोग कल से न्यू चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म और क्षार के बारे में ऑब्जेक्टिव अपलोड करूंगा। और जैसे सेकंड चैप्टर का ख़त्म होता है मैं पहले हिंदी का ऑब्जेक्टिव अपलोड करूंगा। हिंदी किस चीज़ का? हिंदी का। फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो हम अपलोड करेंगे मैथ्स का, फिर बायो का, फिर सोशल साइंस का, मतलब सब चीज़ का करेंगे, इंग्लिश और संस्कृत छोड़ करके। टाइम लगा तो इंग्लिश का भी करना स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों को कर दीजिए शेयर। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।